अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द 26th एंड 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंडमेंट्स क्या होता है, 26 और 27 क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लें ताकि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस है तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए वो बेशक सीएसएस में है, पीएमएस में है, या फिर ये जो सिंध का पीएमएस है उसमें है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके अलावा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80 से 90% चांसेस हैं कि ये जो टॉपिक है आपके 2027 के करंट अफेयर के पेपर में 100% आएगा। मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये टॉपिक उसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इस पे बहुत लंबी एक डिबेट रही है, इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, हर किसी का अपना आर्गूमेंट था इस टॉपिक को लेके, तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वीडियो लंबी होगी, लेकिन इसका हम हर चीज़ कवर करेंगे। इसमें जो भी फैक्ट हैं, इसमें जो भी आर्गूमेंट्स आपने कैसे देने हैं, बहुत बेसिक लेवल से लेके हम इस टॉपिक को चलेंगे। और पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मेरे पास फर्स्ट स्लाइड है, या ये मैंने कैसे बनाई है, यहाँ पर लिखा है द 26 एंड 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब ये क्या होता है, सबसे पहले आप समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मुल्क का बुनियादी कानून या आइन। आइन छोड़ें, मुश्किल लगेगा आपको उर्दू में, आप समझें कि ये हमारे मुल्क का एक कानून है, ये एक किताब है, उसके अंदर सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमने अपने मुल्क को कैसे रन करना है, हमारा पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, हमारा पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होने चाहिए, जो मतलब एक मुल्क को चलाने के लिए जो चीज़ भी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें ये समझ आइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है मुल्क का बुनियादी कानून या आइन। अब जो पाकिस्तान के जितने भी सियासी मामलात हैं, अदालती हैं, या फिर पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट का निज़ाम है, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हर कंट्री के लिए, हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो जो कंट्री होता है वो इसी के ही अकॉर्डिंग रन करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, चले हमें समझ आ गया फ़िलहाल सिर्फ इतना बहुत, हम आराम आराम से अपने टॉपिक को लेके चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब देन हमारे पास है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट का क्या मतलब है? अमेंडमेंट का मतलब है कि किसी मौजूदा कानून में तब्दीली करना। अच्छा, अब कुछ कुछ लोगों को उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि तब्दीली का मतलब है कि उसमें से किसी चीज़ को रिमूव कर देना। नहीं, तब्दीली का मतलब उसमें से किसी चीज़ को रिमूव करना नहीं है। तब्दीली का मतलब है कि आप किसी चीज़ में इजाफा भी कर सकते हैं और कमी भी कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब है किसी भी मौजूदा कानून में तब्दीली, चाहे वो इजाफा हो या उसमें किसी चीज़ की कमी हो। अब हमने सीख लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान के आइन में कानूनी तब्दीलियाँ करना। हम अगर कोई चीज़ है वो उस वक्त अगर हम पाकिस्तान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इकनॉमिकली पाकिस्तान वीक था, गवर्नेंस सिस्टम अच्छा नहीं था। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पाकिस्तान ने एज एन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरम मतलब वो परमानेंट नहीं था, कुछ वक्त के लिए, कि जब तक पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेगा। ये आपको ना एमसीक्यूज़ के लिए पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों की को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास लिखा हुआ है रीडिफाइनिंग जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस। ये हमारे पास क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमारे पास जुडिशियल क्या होता है। जुडिशियल का मतलब क्या है, अदालत या अदलिया निज़ाम। जैसे हम लोग जजेस कहते हैं, तो वो जज कहाँ पर होते हैं, वो कोर्ट्स में होते हैं,
और वो जितने भी जुडिशियल मामलात होते हैं वो उनको देखते हैं। अब जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? इसका मतलब है कि कानून को समझना, उसकी तशरीह करना और मुख्तलिफ़ केसेस में अप्लाई करने का तरीका। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आए। एक बंदा है, उसने कत्ल कर दिया है, ठीक है। अब कत्ल करने वाले की सज़ा बड़ी होगी और जिसने चोरी की होगी उसकी सज़ा कम होगी। तो अब जो सज़ा चोरी करने वाले को मिलती है वो हम उसको कत्ल की सज़ा तो नहीं दे सकते ना, उसके लिए एक अलग कानून है। एक कातिल है, उसके लिए एक अलग कानून है। तो जब हम किसी जुर्म को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या लॉ है। लॉ क्या कहता है कि इस बंदे पे 302 हुई है, इस पे 302 का मुकदमा हुआ है। अब ये इसी के चलेगा अगर सबूतों के साथ इस पे वो चीज़ होगी, मतलब कि वो क्लेम सही साबित हो गया, तो फिर इसको या तो सज़ाए मौत दी जाएगी या उम्र कैद होगी या कुछ साल के लिए उसको मतलब अरेस्ट किया जाएगा। तो अब ये कानून के मुताबिक देखा जाता है। तो जो जूरिस्प्रूडेंस होता है उसमें भी यही होता है कि सबसे पहले आप कानून को समझें, उसकी तशरीह करें, मुख्तलिफ़ केसेस में अप्लाई करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग ये कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, बेंच क्या होता है? नॉर्मली हम बेंच किसको कहते हैं? जहाँ पर एक बंदा बैठता है, और बेंचेस जहाँ पर ज़्यादा बंदे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल बेंच होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारी अदालत में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सॉरी हमारी अदालत में, बेंचेस से मुराद ये होता है कि जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर मिलकर किसी भी केस की हेयरिंग करते हैं। अगर किसी बंदे का कोई कत्ल का मुकदमा है, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने उसको सज़ाए मौत सुना दी है। अब वो बंदा क्या करेगा? अब वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करेगा, वो वहाँ पर एप्लीकेशन देगा, फिर उसकी हेयरिंग होगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक जजिस का बेंच बैठेगा, वो उसके मसले को सुनेगा, उसके केस को देखेगा, समझेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा देगा। मतलब कि हाई कोर्ट का जो फैसला होता है उसको लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। और वहाँ पे भी तो जज ही होते हैं ना, हाई कोर्ट में भी तो जज ही था। हाई कोर्ट में एक जज ने फैसला सुनाया था, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक पूरा बेंच बैठा होगा और वो बेंच उसको बताएगा कि अब तुमने ये मिस्टेक की है, इसकी तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो हमने बेंचेस समझ लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है इसके बारे में अभी हमें समझना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजिस का ख़ास ग्रुप होता है जो किसी आइनी, मतलब किसी जो हमारा लॉ होता है उसके बुनियादी हकूक़ से रिलेटेड ना केस सुनता है। मतलब कि हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसमें अमेंडमेंट होगी। अब कोई बंदा है, कोई सिटीज़न है, उसको ये चीज़, मतलब उसको ना इसमें कोई इशू है तो वो क्या करेगा, वो अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो वहाँ पर केस कर सकता है। तो अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इशू है, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में केस करेगा तो क्या होगा, वहाँ के जो जजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात पे बात करेंगे, उनकी हेयरिंग करेंगे। वो कत्ल के मुकदमे को नहीं सुन सकते। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसका जज अलग होगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा वो क्या करेगा, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उसके मामलात पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, री इंजर्ड डिफेंस कमांड स्ट्रक्चर। अब ये क्या चीज़ है, हम इसको समझते हैं। री इंजीनियर्ड का मतलब है कि निज़ाम को नए तरीके से अरेंज करना या रीडिज़ाइन करना। मतलब कि अगर 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त की सिचुएशन और आज की सिचुएशन डिफरेंट है। उस वक्त जो चीज़ ठीक थी, आज शायद वो चीज़ ज़्यादा बेहतर ना हो, उसमें हमें तब्दीली करनी चाहिए। वो जो तब्दीली होगी, उस तब्दीली को हम लोग क्या कहते हैं, री इंजीनियर का मतलब कि जो आपका पुराना निज़ाम है आप उसको चेंज करें, उसको या आप रिमूव कर सकते हैं या आप उसको बेहतर तरीके से अरेंज करके रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको ना थोड़ा बहुत कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था। अब हम ना अपनी सब चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमने पहली स्लाइड की, उसमें हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, हमें समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन को कहते हैं। हमने एक एग्जांपल सामने रख ली कि वो एक किताब है, उसके अंदर पाकिस्तान के सारे मामलात को लिखा हुआ है। अमेंडमेंट्स का क्या मतलब है, उसमें तब्दीलियाँ करना। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितनी 26 और 27 का मतलब 26वीं और 27वीं बार उसमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, करते 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 अब 2026 आ गया तो अभी तक 28 तो तब्दीलियाँ हैं वो हो चुकी हैं। उसके बाद हमने देखा कि रीडिफाइनिंग
जुडिशियल में क्या होता है कि आप केस की हेयरिंग को सुनते हो, उसको कानून के मुताबिक अप्लाई करते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में हमने पढ़ा कि जजिस का एक बेंच होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात पे हेयरिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनको सुनते हैं। देन हमने पढ़ा कि री इंजीनियर डिफेंस कमांड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पुराना आइन बना हुआ है, जो पुराना कानून बना हुआ है, आप उसको या तो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं या आप उसमें कोई ना कोई तब्दीलियाँ कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग भी रहा हो ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक चीज़ को बार बार करते हैं, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप रिवीजन करेंगे, तो ये टॉपिक ना आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। अब हम जी आगे मूव करके जाते हैं। अच्छा, हमारा मेन टॉपिक जो था ना वो तो है 26, 27 अमेंडमेंट। अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट चेंज, इसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं। अब 26 अमेंडमेंट हम इसको, आप भी ना मेरे साथ इसको रीड करिएगा। बेशक मैं, अगर आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा मसला होगा तो आप उसको दिल में पढ़िएगा, ताकि आपको ना टॉपिक समझाने से पहले आपके जहन में थोड़े से पॉइंट्स बैठ जाएं, या कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए कि मतलब इसमें ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसको क्यों कहते हैं। तो जब जैसे जैसे मैं डिस्कशन बताऊंगी, आप अपनी लिप्स से उस चीज़ को रीड करेंगे ना, तो आपकी वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे है द 26 अमेंडमेंट रीऑर्गेनाइज जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जुडिशियल क्या था। अच्छा, ये जजेस होते हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब है किसी को अपॉइंट करना। देन चेंज हाउ द चीफ जस्टिस इज सेलेक्टेड। इसमें यह भी चेंज किया गया कि चीफ जस्टिस को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। पहले कोई और मेथड, अब कोई और है। मैं आपको ये बहुत अच्छे से बिल्कुल आसानी में कहानी की तरह डिटेल में समझाऊंगी। एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट। ये क्या लिखा हुआ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, छोड़ें इसको। एंड रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल लीडरशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केस मैनेजमेंट। हमने इसकी रीडिंग कर ली, हमें इसकी कुछ भी समझ नहीं आई। अब हम इसको एक कहानी की तरह आसानी से समझते हैं कि ये जो इतना रोला बना हुआ है 26वीं अमेंडमेंट, ये है क्या। देखें, 26 अमेंडमेंट ने सबसे पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के सिस्टम को चेंज किया। इसमें डिफरेंट चीज़ें हुई थी, हम आराम आराम से समझेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले उसने क्या किया कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी उसके सिस्टम को चेंज कर दिया। कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट क्या होता है, कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उस चीज़ को चेंज कर दिया। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का मतलब ये है कि जजेस किस प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिलेक्शन किस तरह होगा। ठीक है, आपको समझ आ गई। इसने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को चेंज किया। जुडिशियल अपॉइंटमेंट क्या होते हैं कि जजेस कैसे सिलेक्ट होगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन कैसे होगी। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास। अब हम समझते हैं कि इनकी पहले सिलेक्शन कैसे होती थी, अब कैसे होगी। देखिए, पहले आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस बन जाता था। अमेंडमेंट के बाद सिर्फ सीनियरिटी ऑटोमेटिक बेसिस नहीं रही। अब पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी 3 सबसे जो सीनियर जजेस होते हैं उनमें से किसी एक जज को चीफ जस्टिस सेलेक्ट करती है। पहले क्या होता था, एक जज होता था, वो सबसे बड़ा होता था, समझे, वो बूढ़ा होता था। मैं, ऐसा है नहीं, वैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं। वो सबसे बड़ा होता था, बुजुर्ग होता था, कहते थे चलो जी अब हम तुम्हें बना देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 26वीं अमेंडमेंट ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब 3 जजेस आएंगे, उन 3 में से किसी एक की सिलेक्शन होगी और वो क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मतलब पहले एक बनता था, वो एक ही होता था क्योंकि वो सीनियर था। लेकिन अब 3 जो सीनियर्स होंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो उनमें से किसी एक की सिलेक्शन होगी। आपको अब समझ आ गया कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स को कैसे चेंज किया गया है। देन हमारे पास है 26 अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बनाए। पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते थे, अब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में, दोनों में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हमारे पास क्या होता है, जो जजेस हैं उनके बेंचेस बन गए। इसका मतलब ये है कि तमाम जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं सुनेंगे। ठीक है, कुछ खास जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। पहले कोई भी जज सुन सकता था, अब इन्होंने कहा अपना सिस्टम ही अलग कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए। मतलब पहले क्या होता था, जजेस के बेंचेस होते थे ना, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल के बेंचेस हुए। जो जजेस के बेंचेस होंगे वो बाकी मामलात सुनेंगे, कोई
हरेसमेंट का केस होगा, कोई कत्ल का केस होगा, या मेरे जहन में कत्ल ही क्यों आ रहा है और कोई क्यों नहीं आ रहा कोई आपकी मतलब आपका कोई लैंड का होगा, कोई किसी ने कोई चोरी की होगी या इलीगल कोई काम किया होगा, उसका जो केस होगा ना वो और जजेस सुनेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात हैं ना उनके लिए अलग जजेस बन जाएंगे, वो अलग इस मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। अब आपको समझ आ गया इसमें तब्दीलियाँ कौन सी हुई थी। अब आप खुद से रिवाइज करें, खुद से पूछें कि इसमें कौन सी तब्दीलियाँ हुई थी। इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट को चेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट को चेंज किया गया था। पहले एक सीनियर जज होता था, अब इन्होंने क्या किया, 3 जजेस बना दिए कि उनमें से किसी एक की सिलेक्शन होगी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या किया, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात पर बात करेंगे। हमने समझ लिया जी क्या है ये 26 अमेंडमेंट, बस इतनी ही थी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। हम देखते हैं कि 27th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। उसके बाद ये डिफेंस कमांड आई, जिसको हम लोग कहते हैं कि CSC, मतलब कि ये जो चलेंगे आगे जाके मैं आपको अलग समझाऊंगी भी, जब उस पर हम पहुँचे नहीं है ना। अच्छा जी, अब हम इसको जूम करते हैं ताकि आसानी से हम इसको पढ़ सकें। अब है जी 27th अमेंडमेंट। द 27th अमेंडमेंट क्रिएटेड अ separate federal constitution court, shifted constitutional jurisdiction and precedent and altered immunity and transfers. It changed the design of the judicial apex, not only the working of benches. थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। अब हम इसको ना डिटेल में समझते हैं, ठीक है। 27 अमेंडमेंट ने क्या किया, 27 अमेंडमेंट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस नहीं बनाए, बल्कि एक बिल्कुल अलग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना दिया गया, जिसको हम लोग FCC कहते हैं। FCC स्टैंड फॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो अब इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए एक सेपरेट कोर्ट मौजूद है। मतलब 26वीं में उन्होंने बेंचेस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के, और 27वीं में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठा के इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अलग कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल का मसला है वो यहाँ जाएंगे नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बन गया, इसका मसला वहीं पे हल होगा। अच्छा, अब इस अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का फॉरम ही चेंज कर दिया। फॉरम कैसे चेंज किया, हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इन्होंने मतलब कि एक नया एक समझे एक डिपार्टमेंट बना दिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस की अथॉरिटी चेंज की। पहले जजेस लेते थे, अब इन्होंने क्या किया कि अब क्या करेंगे, इनके अलग जजेस होंगे, वो अलग इस चीज़ों पर फैसला करेंगे। पहले कोई भी मतलब जजेस का बेंच जो होता था सीनियर जजेस का, वो बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर पे डिस्कशन कर लेता था, लेकिन अब इन्होंने इसको भी चेंज कर लिया। जजेस के ट्रांसफ़र्स के रूल्स बदले, मतलब कि पहले जजेस की ट्रांसफ़र किसी और तरीके से होती थी। ये आगे ना हमारी स्लाइड में है, तो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो ना तो आगे से बहुत लंबी डिबेट है, इसलिए मैं यहाँ पर फिर उस चीज़ को खोल के वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करना चाह रही। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज़ को एक्सपेंड किया। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो रोल्स थे ना वो अलग कर दिए। सब मैंने आपको बताया ना कि पहले सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मामला देखती थी, तो अब तो बिल्कुल इन्होंने FCC बना दिया, बिल्कुल ही अलग कर दिया। अच्छा, अब इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये है कि 27वीं अमेंडमेंट ने सिर्फ बेंचेस की वर्किंग चेंज नहीं की, बल्कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लेवल का जो पूरा डिज़ाइन था उस पूरे डिज़ाइन को पकड़ के चेंज कर दिया। अब हमें समझ आ गया 26 अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट। अब हम पढ़ते हैं जी डिफेंस कमांड, ये क्या है। आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अच्छा, पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 243 वाज रिवाइज सो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आल्सो बिकम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। कि इस आर्टिकल 243 को इन्होंने अमेंड किया। उसमें क्या हुआ कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो ही क्या बन गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। द CGCSC ऑफिस वाज अबॉलिश्ड, कि CGSCC का ऑफिस था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। एंड स्ट्रेटेजिक कमांड अपॉइंटमेंट रूल्स वर चेंज, ये भी चेंज कर दिया। द कोर इशू इस कमांड एफिशिएंसी वर्सेस, चले हम इसको आसानी से यहाँ पे समझते हैं। अच्छा जी, अब ये जो डिफेंस कमांड थी इसमें ये था कि आर्टिकल 243 है, ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है।
तो आर्टिकल 243 आर्म फोर्सेस की कमांड और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आर्म फोर्सेस किसको कहते हैं? जो फौजी हैं, आर्मी वाले हैं, यही हमारे आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है। इसमें तब्दीलियों के बाद क्या हुआ कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, एक ही वक्त में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया। मतलब कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जिसको हम COAS भी कहते हैं, COAS स्टैंड फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये क्या बन गया? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गया। मतलब जब ये 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट हुई ना, तो फौजियों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, चलो हम भी कुछ करते हैं। उन्होंने ये तब्दीलियाँ कर दी। अच्छा, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्या होता है? आपके जहन में कुछ बच्चों के आया भी होगा कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस क्या होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो आपको पता चल गया कि पाकिस्तान के आर्मी का जो चीफ है, जो सबसे बड़ा अफसर कह लो, वो है जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुराद है तमाम आर्म फोर्सेस की ज्वाइन या कंबाइंड डिफेंस प्लानिंग का सेंट्रल कमांडर है। मतलब कि जो नेवी होगी, एयर फोर्स होगी, ये जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, इन सब का जो भी कंबाइन कमांडर कह लें, सेंट्रल कमांडर कह दें, वो क्या बन गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, ठीक है। इसमें और क्या है जी? द CGFE वाज एस्टैब्लिश्ड एंड बस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई हैं? अच्छा, स्लाइड्स की आपने टेंशन नहीं लेनी। एक तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूँगी, तो आप वहीं से ना इजीली इसको डाउनलोड कर लेना। एक मिनट, ये मैं पॉइंटर अपना ओपन कर लूँ। ये क्यों नहीं हो रहा चाहिए? अच्छा, ये जो टाइम लाइन है ना, इसको हम समझते हैं, लेकिन पहले आप इससे पहले मेरी डिस्कशन सुने। 21 अक्टूबर 2024 को जो प्रेसिडेंट था, उसने 26 अमेंडमेंट को असेंट दिया। अब प्रेसिडेंशियल असेंट का क्या मतलब है? प्रेसिडेंशियल असेंट का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट की रस्मी मंजूरी है, मतलब कि प्रेसिडेंट जो एक रस्मी तौर पे कहता है कि अच्छा जी ठीक है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। प्रेसिडेंट से बिल पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है। देखिए, हमारे मुल्क में अगर कोई भी कानून होता है, कोई भी अमेंडमेंट होती है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले जो कानून बनाएंगे वो मतलब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट के पास लेके जाएंगे, ठीक है। पहले वो लोअर हाउस में जाता है, वहाँ से एक्सेप्ट होता है, फिर वो अपर हाउस में जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, वो कहता है कि वो उसको असेंट कर देता है, उसकी मंजूरी दे देता है। तो पार्लियामेंट से फिर वो बिल पास हो जाता है। जब पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट के जब वो साइन कर लेते हैं उस बिल में, तो फिर वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अब क्या हुआ कि 13 नवंबर 2025 को 21 अक्टूबर 2024 को 26 अमेंडमेंट हुई पास। उसके बाद क्या हुआ कि 13 नवंबर 2025 को 27 अमेंडमेंट जो सी थी, वो भी इसी तरह प्रेसिडेंट के पास चली गई। यानी इस डेट को क्या हुआ कि उसने दोबारा साइन किया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल का हिस्सा बन गया। अब हमने दो डेट्स देख ली कि 21 अक्टूबर 2024 को 26 वाली पास हुई, और 13 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ? जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, वो पास होगी। अब क्या हुआ? इसी तरह 27 नवंबर 2025 को क्या हुआ कि जो CJCSC है, उसका ऑफिस हमने ऊपर डिस्कशन की। हमें इनकी आपको डेट्स बता रही हूँ। अच्छा, ये अबॉलिश हो गया, और ये अबॉलिश होने के बाद क्या बना कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, इसी को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया। अब ये MCQs के लिए ना डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ना इनको अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब मैं आगे अगला ये वाला समझाती हूँ। इसमें क्या है? सबसे पहले हम इसको मार्क करते हैं। ये 65/4 सेनेट वोट फॉर 26 अमेंडमेंट, ये वोटिंग फिगर्स है इसमें, ठीक है। अब ये वोटिंग फिगर्स का मतलब ये है कि जो सेनेट में 65 मेंबर्स अमेंडमेंट का हक में थे और 4 ने मुखालफत की। मतलब कि ना अगर आधी से ज़्यादा, मतलब कि मेजॉरिटी
अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना तो फिर वो लॉ बन जाती है। तो जब 26वीं अमेंडमेंट गई थी, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर में तो इसी तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे, तो मैं इसलिए छोटी छोटी चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ कि ये 65 - 4 का मतलब ये है कि 65 बंदे थे, वहाँ पर 65 बंदे थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, अमेंडमेंट के हक़ में थे, कि उनको एग्री थे इस बात से। लेकिन 4 ऐसे थे जो इसकी मुखालफत कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये देखिए, 225 - 12 नेशनल असम्बली वोट फॉर द 26th अमेंडमेंट। नेशनल असम्बली में 225 वोट्स अमेंडमेंट के हक़ में थे और 12 जो थे वो उसके खिलाफ थे। हमारे मुल्क में जब भी कोई कानून बनना होता है तो वो सेनेट के पास भी जाता है और नेशनल असम्बली के पास भी जाता है। फिर जब ये दोनों पास कर लेते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर करता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद क्या बनता है, वो हमारे मुल्क का कानून बन जाता है, या हम उसको कह देते हैं कि अब इसमें अमेंडमेंट हो गई है। तो जब सेनेट के पास गए तो वहाँ से 4 बंदे डिसएग्री थे 65 में से, और जब वही नेशनल असम्बली में गया तो वहाँ पर नेशनल असम्बली में ना आपको पता होगा, वैसे अगर पॉलिटिकल साइंस वालों को तो ज़्यादा पता होगा, खैर ये तो पाकिस्तान अफेयर में भी है कि नेशनल असम्बली में ना सीट ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जैसे पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद केपी की होगी, सिंध की होगी, बलूचिस्तान की सबसे कम होगी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। तो ना अब नेशनल असम्बली में ज़्यादा सीट थी, वहाँ पे 225 सीट्स थी, और वहाँ पे 225 में से 12 बंदे उसके खिलाफ थे। ये आपको फिगर याद होना चाहिए। अब देखें, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया 27 का, अब 26 का। अब हम देखते हैं 27 में भी सिमिलरली इसी तरह के, जब 27 अमेंडमेंट में नेशनल असम्बली में जब वो बिल गया तो उसमें 234 में सिर्फ 4 बंदे ऐसे थे जिन्होंने मतलब अपोज किया, अपोजिशन की, और जो बाकी बंदे थे ना उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और सेनेट में इसमें देखा जाए तो फाइनल एग्रीमेंट के लिए ना 64 वोट्स मिले थे इसको सेनेट में से। अब हमने ये 2 चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। सेनेट में टोटल 65 में से 64 मिले थे ना, तो हमें ये समझ आ गया कि किसने अपोज किया किस अमेंडमेंट को, और कितने लोग थे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अच्छा, ये टॉपिक जब आप मुझसे पढ़ लेंगे, 15 स्लाइड्स हैं। पहले तो बहुत लंबी डिबेट थी ना, अब हमारा हार्डली 3 से 4 मिनट एक स्लाइड आपको समझाने में लगेंगे, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई तो उसमें 5 मिनट लग जाएंगे ना। तो आपका जो तकरीबन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत सी चीज़ें आपका ना जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड। ये जूम क्यों नहीं हो रहा, हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले है फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म टू इंस्टीट्यूशनल रीडिज़ाइन। अब पाकिस्तान हायर जुडिशरी हैज़ ऑफन यूज कॉन्स्टिट्यूशनल petitions, public interest, litigation, and so moto style power to address governance, election, fundamental right, the strength right in some cases, but also cause friction among parliament, the executive, and the judiciary. The amendment emerged from this conflict over who controls constitutional interpretation, bench formation, and judicial appointments. हम इसको ना समझते हैं जी आसानी से, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आप देखें, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, किस पेन से करूँ, इससे करते हैं। पाकिस्तान हाई जुडिशरी हैज़ ऑफर। अच्छा, ये देखें ना, फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज़म। पहले हम पढ़ते हैं जी जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब ये है कि कोर्ट सिर्फ नॉर्मल केसेस का फ़ैसला ना करे, बल्कि गवर्नमेंट है या पब्लिक पॉलिसी है या फंडामेंटल राइट्स के मैटर्स में भी एक्टिव रोल अदा करे। जुडिशियल एक्टिविज़म का ये मतलब है, एक्टिव से याद कर लें, जो बंदा एक्टिव होता है वो हर काम में आगे होता है, किसी काम में पीछे नहीं होता। तो अब आपको जब भी जुडिशियल एक्टिविज़म आप सुने या आपके जहन में आए तो आपने फ़ौरन से इस चीज़ को याद कर लेना है कि
जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि कोर्ट हर चीज़ में एक्टिव हो। ठीक है। अब पाकिस्तान में हायर जुडिशरी ने की मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन सुनी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैंडल की है, सो मोटो पावर यूज़ की है, उसके बाद इलेक्शन एंड गवर्नेंस में इंटरवेंशंस की हैं, फंडामेंटल राइट के लिए ऑर्डर दिए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अलग पढ़ते हैं। सो मोटो क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शंस क्या होती हैं, हम इन सब चीज़ों को ना सेपरेट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन क्या होता है। ऐसी पिटीशन जो किसी शख्स, किसी इंसान या किसी इंस्टीट्यूशनल की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फ़ाइल की जाए, ख़ास तौर पर जब फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का सवाल हो। मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना कि अगर कोई बंदा है, कोई सिटीज़न है, उसको कोई मसला है, चाहे उसका कोई फंडामेंटल राइट है, वो उसका वायलेट हो रहा है, या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल की पावर्स जो हैं उसमें उसको कोई क्वेश्चन है या उसको किसी किस्म का इशू है, तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन करेगा। हमारे मुल्क के जितने भी सिटीज़न हैं उन सबको राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाएं, जाकर अपने फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स हैं उनके बारे में सवाल कर सकें, पूछ सकें। ठीक है। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका क्या मतलब है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पढ़ लिया, अब हम इसको देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा केस जो सिर्फ एक शख्स के पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं हो बल्कि आम पब्लिक के हकूक़ और भलाई के लिए भी फ़ाइल किया जाए। अब यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये यहाँ पे 1% इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि जो आवाम है उनके फ़ायदे भी देखे जाएँ, उनके लिए किस चीज़ पे फ़ायदा है, तो जो हमारा ये जजेज़ हैं उनको इस चीज़ का भी इख्तियार हासिल है। उसके बाद है जी सो मोटो स्टाइल पावर्स। सो मोटो स्टाइल क्या होता है? अच्छा, सो मोटो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है अपनी तरफ से। ठीक है। आपने इसको ऐसे ही याद रखना है कि ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है अपनी तरफ से। जब कोर्ट किसी फॉर्मल पिटीशन के बगैर खुद किसी पब्लिक इशू को नोटिस ले, मतलब कि कोई बंदा जाके ना वहाँ पर केस वगैरह ना करे या फिर अपने बारे में ना बताए, लेकिन जो कोर्ट है वो खुद देखे कि पब्लिक इशू ये है और लोगों को इन मसाइल का सामना करना पड़ा है, तो वो फिर जाकर खुद उस चीज़ का नोटिस ले, तो उसको सो मोटो एक्शन कहते हैं। तो अब आपको सो मोटो अपनी तरफ से मतलब कि कोर्ट अपनी तरफ से करती है। कोई बंदा वहाँ पे जाके मतलब ये नहीं कहता कि हमारा ये इशू है, लेकिन अगर उसको नज़र आ रहा है कि ये ह्यूमन राइट वायलेट्स हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, किसी पर्सन को इशू हो रहा है, पब्लिक जो लोग हैं, आवाम है, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, वो ये चीज़ फील करे, तो फिर वो क्या करे, अपनी तरफ से सो मोटो ले ले। और सो मोटो हमारे पास एक लैटिन टर्म है। देन हमने पढ़ना है कि चलो जी, पावर टू फंडामेंटल राइट, और इसमें क्या रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन होगी, पावर टू एड्रेस गवर्नमेंट एक्शन एंड फंडामेंटल स्ट्रेंथ इन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है टेंशन या टकराव इस चीज़ों को, मतलब मतलब आप ये कह लें किसी को किसी से तनाज़ा हो या कुछ भी मसला हो, तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन कहते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज़म के कुछ ख़ास केसेस में पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन इससे पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, जुडिशरी के दरमियान टेंशन भी पैदा हुई है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन। एग्जेक्टिव क्या होता है, एग्जेक्टिव आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, पाकिस्तान अफेयर में भी है ये। आई थिंक हमारा 27 टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर का। तो एग्जेक्टिव से मुराद प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है, जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। आप जो इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे आप भी उसी में ही शामिल होंगे। ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, हमने इसको पढ़ा। अब इसमें 5 प्रिंसिपल कौन से हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, जुडिशरी के पावर्स अलग अलग हैं। कोई एक इंस्टीट्यूशनल तमाम पावर्स अपने पास जमा नहीं कर सकता। इसीलिए तो जब ये अमेंडमेंट्स होती हैं, जो जुडिशरी वाले कहते हैं कि ये मतलब हमारी जो हमारी इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के पास एक अपनी पावर होती है। जब कोई और आएगा उसके अंदर इंटरफेयर करेगा, उसकी पावर्स को कम करेगा या न्यू अमेंडमेंट्स करेगा, तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठाएगा कि हमारी जो पावर्स हैं वो कम हो रही हैं या हमारी पावर्स किसी और के पास जा रही हैं।
तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, ये सब अलग अलग इदारे हैं और इन सब इदारों को अलग अलग ताकत दी गई है, तो कोई भी इनके मामलात में इंटरफेयर ना करे। देन हमारे पास है एक सेकेंड, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जजेस कहते हैं कि हमें किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, मिलिट्री प्रेशर ना हो या गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना हो, हम इसके बगैर फ़ायदा करें अगर इन पे फैसला करें। अगर देखें इन पे किसी किस्म का प्रेशर होगा, वो चाहे फ़ौज की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो या जो सियासत में लोग शामिल हैं उनकी तरफ से हो, तो फिर ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे ना, फिर ये उनको खौफ होगा कहीं ना कहीं ये जाकर उन पर डिपेंड करेंगे तो उनके डर से भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस दी जाए और ये 5 प्रिंसिपल ज़रूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर पाकिस्तान के मामलात हैं या पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं तो उनमें इन 5 प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है। देन है लिमिटेड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ये क्या है? पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स के हदूद के अंदर हो। मतलब कोई वो ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जिससे पाकिस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो डिस्टर्ब हो जाए या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएं। तो इसको पार्लियामेंट को इख्तियार है, वो सॉवरन है, लेकिन वो अनलिमिटेड सॉवरन नहीं है। सॉवरन का मतलब होता है आज़ाद, बंदे के पास आज़ादी हो कुछ भी करने की, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड सॉवरेनिटी नहीं है। उसके पास एक लिमिट है, जिस लिमिट में वो रहकर कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स उनसे हैं उनके हदूद के अंदर ही जो पाकिस्तान का कानून है उसको बना सकता है। उसके बाद है सिविलियन सुपरमेसी। सिविलियन सुपरमेसी का मतलब है कि जो डिफेंस इंस्टीट्यूशनल पर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अब जैसे ये फ़ौज है, ये सारे मामलात हैं, तो ये इलेक्टेड जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, जैसे इस वक्त किसकी हमारे पास गवर्नमेंट है, PMLN की गवर्नमेंट है, तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो डिफेंस भी इन्हीं के ही कंट्रोल में होनी चाहिए। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जजेस हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या फिर जो पार्लियामेंट समेत जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अंदर जवाबदेह हों। हर इंसान, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, बेशक आप जितने बड़े अफसर हैं, बेशक आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं या आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, ठीक है, या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आपने अकाउंटेबल होना है, आपने जवाबदेह होना है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि 26 अमेंडमेंट में हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अपॉइंटमेंट्स है जजेस की उसको चेंज किया गया, CGP ऑफिस बनाया गया। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, एक सेकंड, एक्सपेंडेड JCP, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पास क्या है, हम इसको देखते हैं। The Judicial Commission of Pakistan was expanded to 13 members. It includes judges, the federal law minister, attorney general, bar nomin, 4 parliamentarian and 1 woman and non-Muslim, technocrats, supporters call this democratic participation, criticize। अच्छा, अब मैं आपको ये समझाती हूँ। एक्सपेंडेड JCP क्या है? JCP का फुल फॉर्म आपको ऊपर मैंने बताया भी है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इंस्टीट्यूशनल जजेस की अपॉइंटमेंट और कुछ जुडिशियल मैटर्स में रोल अदा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो JCP को एक्सपेंड करके 13 मेंबर्स पर मुश्तमिल किया गया है। अब इस मेंबर्स में कौन कौन शामिल है? इस मेंबर्स में शामिल है जजेस, ठीक है, उसके बाद फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, बार, उसके बाद 4 पार्लियामेंटेरियंस, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के जो 4 बंदे हैं वो शामिल हैं, उसके बाद एक वुमेन शामिल है और एक नॉन मुस्लिम शामिल है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कानूनी ऑफिसर और लीगल एडवाइज़र होता है। लीगल एडवाइज़र मतलब जो एडवाइस देता है लेकिन लीगल देता है, कानून के मुताबिक देता है। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया कि अटॉर्नी जनरल का मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कानूनी ऑफिसर होगा वो, और वो क्या करेगा? लीगल एडवाइस देगा। उसके बाद बार क्या है? बार से मुराद ये है कि जो लॉयर्स की जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है
उसमें वो लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लॉयर के इंस्टीट्यूशन की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं। मतलब कि जैसे अब हमारे ना कुछ सरकारी वकील होते हैं, कुछ ऐसे वकील होते हैं, वकला होते हैं हमारे जो सरकारी नहीं होते। तो अब बार नॉमिनी में वो होंगे जो मतलब कि सरकारी वकील होंगे, उनका जो इदारा है उसकी तरफ से नॉमिनेट किए जाएंगे। इसमें वकला होते हैं, लेकिन ये सरकारी वकला होते हैं और ये अपने इदारे की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस में क्या होता है? पार्लियामेंट क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें है जी, नेशनल असम्बली भी है, सेनेट भी है। इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इनको पार्लियामेंटेरियंस कहा जाता है, ठीक है। अब टेक्नोक्रेट क्या होता है? टेक्नोक्रेट वो शख्स होता है जो किसी प्रोफेशनल या किसी टेक्निकल फील्ड में स्पेशल नॉलेज रखता हो। मिसाल के तौर पर लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में या ह्यूमन राइट में। मतलब कि एक बहुत मैच्योर बंदा होता है, उसके पास बहुत नॉलेज होता है डिफरेंट चीज़ों को लेके, तो उसको हम कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। देन हमारे पास आता है स्पोर्टर्स का आर्गूमेंट, ठीक है। अब इसमें स्पोर्टर का जो आर्गूमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्टर अगर कहते हैं कि पार्लियामेंट, लॉयर और टेक्नोक्रेट की पार्टिसिपेशन से जजेस की अपॉइंटमेंट ज़्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, तो फिर वो सही होगा। तो अब आपने पढ़ लिया कि एक्सपेंडेड सीजीपी क्या है। देन हम पढ़ते हैं सीजेपी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन। हमने सीजीपी हमारे पास, सॉरी सीजीपी हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब चीफ जस्टिस एक 12 मेंबर्स होते हैं, स्पेशली पार्लियामेंटेरियन होते हैं, कमेटी की तरफ से होते हैं। उनमें से 3 सबसे ज़्यादा, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से एक होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट करती है। सिलेक्शन के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि कमेटी के जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से तकरीबन 2/3 मेंबर की अगर सपोर्ट होगी तो उस बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें हमने देखा जजेस की सिलेक्शन कैसे होती है, इसको मैं रीड भी कर देती हूँ। 12 स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी सेलेक्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 3 मोस्ट सीनियर सुप्रीम जजेस के 3 जो सीनियर जजेस होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। जो चॉइस रिक्वायर्स है 2/3 मेजॉरिटी। 3 जजेस तो आ जाते हैं, लेकिन अब उनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है? 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू। और सीनियरिटी स्टिल मैटर्स बट इट इज़ नो लॉन्गर ऑटोमेटिक, कि पहले तो मैटर करती थी लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब ऑफिस बिकम अ मैनेज लीडरशिप सिलेक्शन हुआ करेगी। पहले तो सीनियर ही सब कुछ करता था, लेकिन अब इसमें से सीनियर ही होंगे, लेकिन 3 सीनियर्स को उठाया जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, ये 3 years टर्म। आर्टिकल आर्टिकल 179 was changed to give the chief justice a 3-year term subject to retirement age, resignation or removal. This can provide continuity, but it may also affect the succession calendar and remove an experienced judge after the term end. ये तो जी बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। ये है कि आर्टिकल 179 के मुताबिक चीफ जस्टिस के लिए 3 साल की टर्म बताई गई है। ये टर्म किस कंडीशन पर है कि अगर रिटायरमेंट उसकी पूरी हो जाए तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या वो खुद अगर रिज़ाइन कर दे, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर उसको रिमूवल हो जाए तो तब, वरना वो फिर क्या करेगा, अपना जो टेन्योर है उसको पूरा करेगा। अब इसमें एक चीज़ आती है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का क्या मतलब है? कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि फ़िक्स टर्म से लीडरशिप को प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेबल पीरियड मिल सकता है, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम जजमेंट भी होती है, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीशन होते हैं वो मतलब इसको सेलेक्ट करते हैं। चलिए ये एक अलग चीज़ है, आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर ये टॉपिक आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, तो ये बहुत ड्राई टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। ये टॉपिक इस तरह का, इसकी नेचर ही ऐसी है कि ये है ही ऐसा टॉपिक। तो ये अक्सर अगर मैं एकेडमी में भी बच्चों को पढ़ा रही होती तो उनको बहुत मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि इसकी इसकी नेचर ही ऐसी है कि वो बहुत बोर हो रहे होते हैं, या उनके लिए एकदम इतनी ज़्यादा चीज़ें अब्जॉर्व करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस 26 अमेंडमेंट के कौन से थे? यहाँ पर है जी आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। देन है हमारे पास आर्टिकल 202 हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। देन हमारे पास है आर्टिकल 184 एंड 199 रिलीफ लिमिटेड टू द फाइल्ड एप्लीकेशन एंड आर्टिकल 185 सिविल अपील थ्रेशोल्ड रेज टू 1 मिलियन। अच्छा, ये आर्टिकल 191A क्या है? 191A में सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से रिलेटेड तो ये आर्टिकल है, और ये बेंचेस इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल के क्वेश्चंस पर या फंडामेंटल राइट्स पर या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के जो केसेस हैं वो सुनते हैं। इससे हमें ये समझ आया कि जो आर्टिकल 191A है, इसमें क्या होता है कि जो जजेस होते हैं बेंचेस में बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी बंदे का कोई सवाल हो या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कोई करना चाहता हो तो उसके केसेस सुनते हैं। आर्टिकल 202A में क्या होता है? हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। आर्टिकल 202A जो है वो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से रिलेटेड है। इसमें मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में कुछ भी अगर डेसिग्नेटेड जो जजेस होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को हैंडल करना होता है, ये किसी किस्म के जो जजेस के मामलात होते हैं वो आर्टिकल 202A में देखे जाते हैं। देन हमारे पास है आर्टिकल 184 एंड 199। 184 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से रिलेटेड है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कुछ ना कुछ पावर होती हैं, और आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। अब आपको पता चल गया कि 184 किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से, और आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। अब रिलीफ लिमिटेड टू फाइल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ये जो हमारे पास चीज़ लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आम तौर पर वही रिलीफ दें जो पेटिटर अपने पिटीशन में मांगता है। अगर कोई कोर्ट में जाता है पिटीशन में मांगी गई रिलीफ से बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले, लेकिन जो बंदा जिस चीज़ की डिमांड करे एटलीस्ट आप उसको वो प्रोवाइड करें। रिलीफ का क्या मतलब है? रिलीफ का मतलब है कि कोर्ट से मिलने वाली मदद। जैसे अगर अभी तो हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ लोग जाते हैं और जाके वो मतलब अगर उनको हाई कोर्ट से कोई सख्त सज़ा दी जाती है तो वो अपील करते हैं, रिलीफ मांगते हैं। इसी तरह के अगर किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर को कैंसिल करना हो, किसी को अरेस्ट या इलीगल डिक्लेयर करना हो, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, कॉम्पेंसेशन देना हो, किसी अथॉरिटी को स्पेसिफिक एक्शन का हुक्म देना हो, तो ये जो रिलीफ है ये आर्टिकल 184 और 189 में दिया जाता है। अब आर्टिकल 185 में क्या होता है? सिविल अपील थ्रेशोल्ड रेज्ड टू 1 मिलियन, ठीक है, RS 1 मिलियन। इसमें क्या है? इसमें ये है कि सिविल अपील्स के लिए मॉनिटरी थ्रेशोल्ड 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए तक रेस किए गए। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? ये ना एक ये कह लें कि एक ये मिनिमम लिमिट है पैसों की। इसका पर्पस होता है कि जो छोटे सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने से रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्क लोड है उसको कम करना। अगर किसी बंदे का कोई इशू है या फिर कोई फंडामेंटल राइट है तो इसके लिए ना एक अलग अमाउंट दी जाती है ताकि कुछ लोग फ़ौरन जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बड़े केसेस का बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो ये उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। अब 26 अमेंडमेंट में और क्या हुआ? अकाउंटेबिलिटी राइट्स एंड रिबा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले यहाँ पर है जी परफॉर्मेंस इवेलुएशन। आर्टिकल 175A gave the JCP a role in annual performance evaluation of High Court judges. The aim is efficiency, but standard must be clear, fair and not political. परफॉर्मेंस इवेलुएशन का मतलब ये है कि जो जजेस हैं उनके काम की क्वालिटी और एफिशिएंसी को देखा जाए। आर्टिकल 175A ने क्या किया कि जो JCP को हाई कोर्ट जजेस की एनुअल परफॉर्मेंस एवेलुएशन में रोल अदा कर लिया। इस एवेलुएशन में क्या हुआ कि जजेस ने कितने केसेस डिसाइड किए हैं, डिसीजंस में कितना डिले हुए हैं, जजेस की जो क्वालिटी है वो क्या थी, कोर्ट का डिसिप्लिन और कंडक्ट कैसा था। इसमें ना अकाउंटेबिलिटी राइट्स इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, कि मतलब जजेस ने केसेस को कैसे देखा है,
या उनको कैसे सॉर्ट आउट किया है। उसके बाद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। आर्टिकल 209 लिंक द इनएफिशिएंसी मोर क्लियरली विद डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूटी प्रोसेस रिक्वायर्ड नोटिस मटेरियल रिस्पॉन्स एंड रीजन फाइंडिंग। अच्छा, सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट यानी जो SJC है, सुपीरियर कोर्ट जजिस को कंडक्ट और रिमूवल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, सुपीरियर कोर्ट के जजेस जो हैं उनको रिमूव भी कर सकती है। आर्टिकल 209 में इनएफिशिएंसी को मतलब कि अगर कोई जज अच्छा काम ना कर रहा हो या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन से ज़्यादा क्लियर लिंक ना किया जाए, उसकी जो इनएफिशिएंसी हो या मतलब कि जजेस जो हैं अपनी जुडिशियल ड्यूटी जो है वो प्रॉपर ना दें, टाइमली या कॉम्पिटेंट तरीके से परफॉर्म ना करें, तो इसमें ना उन चीज़ों को देखा जाता है। देन हमारे पास आता है जी आर्टिकल 9A। आर्टिकल 9A कहता है अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट कैन सपोर्ट, एक सेकेंड, it can support litigation and policy on air pollution, water, climate and waste। आर्टिकल 9A में क्या होता है, अब ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये आर्टिकल चेंज हुए हैं 26 अमेंडमेंट में। मेन तो ये हमने यहाँ पहले डिस्कस किए थे कि मतलब अलग कोर्ट्स बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले अलग हुए, लेकिन उसके अंदर भी छोटी छोटी सी चीज़ें थी। अब हम उन पे डिबेट करें, उनको डिस्कस करें। आर्टिकल 9A में क्या है कि क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब जैसे क्लाइमेट चेंज है या जिस तरह के इशू चल रहे हैं, तो इसमें क्या किया गया है कि जो क्लाइमेट का इशू है, इन्वायरमेंट का इशू है, जैसे कि क्लीन इन्वायरमेंट में क्या आता है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ हवा, पानी, ज़मीन और डेंजरस पोल्यूशन से लोग सेफ़ हों। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब है ऐसा इन्वायरमेंट जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। अब इसमें सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डाला गया, ऐसा निज़ाम जहाँ करंट जनरेशन रिसोर्सेज यूज़ करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय ना करें। तो जो आर्टिकल 9A है वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जो केसेस होते हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया एलिमिनेशन ऑफ रिबा। Article 38 was amended to require complete elimination of riba before 1 January 2028. This creates a constitutional policy deadline, but practical implication need detailed banking, debt and financial transition laws। अच्छा जी, रिबा आम तौर पर इंटरेस्ट या सूद लेने के लिए यूज़ होता है। मतलब जो लोग सूद वगैरह लेते हैं ना, इंटरेस्ट लेते हैं, उसके लिए ख़ास तौर पर इस्लामिक फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हमारा इस्लाम है उसमें सूद लेना जायज़ नहीं है। तो आर्टिकल 38 में जो रिबा है उसको 1 जनवरी 2018 से पहले कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी टारगेट दिया गया है कि जो ये सूद वगैरह है इसको परमानेंट हमारे मुल्क से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है 26 वाला। अब हम देखते हैं कि इसमें आर्गुमेंट्स क्या हैं। हमें समझ आ गई है, बस जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, इसमें क्या था जी, 26 जो अमेंडमेंट है उसमें ये चीज़ें हुई थी। अब आपने पढ़ लिया कि हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, इन तरह की चीज़ों पे, ह्यूमन राइट पे, फंडामेंटल राइट पे डिफरेंट किस्म के लॉज, डिफरेंट किस्म के आर्टिकल, डिफरेंट किस्म की पॉलिसी आई थी। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, इसके फेवर में आर्गूमेंट दिया कि अच्छा इसमें अच्छा काम हुआ है, कुछ ने क्या किया इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिया। अब हम उसको पढ़ लेते हैं। आर्गूमेंट इन फेवर सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये वाला। सपोर्टर्स से द अमेंडमेंट रिड्यूस judge only control our appointment and address parliamentary bar and technocrat participation. They argue that a fixed CGP term may improve administration continuity. Constitutional benches may help the Supreme Court focus ordinary benches on appeal, while specialized judges develop coherent constitutional doctrine. Article 9A performance reviews and the higher appeal threshold and presented एज अ पब्लिक इंटरेस्ट रिफॉर्म। इसमें सपोर्टर्स ये कहते हैं कि जो पहला जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर जजेस की बहुत ज़्यादा इंटर कंट्रोल था,
इंटरनल कंट्रोल था, अब वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। पार्लियामेंट, बार और टेक्नोक्रेट्स को इंक्लूड करने से डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन मिलती हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जजेस को कौन अपॉइंट करेंगे, पार्लियामेंटेरियंस होंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे। तो इसके बाद ये हुआ है कि मतलब जो लोग इनके फेवर में बोल रहे हैं वो ये कहते हैं कि इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब डिफरेंट लोग आएंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को। देन वो कह रहे हैं फिक्स चीफ जस्टिस टर्म, कि अब उसकी जो टेन्योर है उसको फिक्स कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टीन्यूटी मिल सकती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, इससे कोर्ट की जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो सकता है। पहले मतलब क्या था कि सारे मामला जो भी बड़े बड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो सुप्रीम कोर्ट देखता था, लेकिन अब क्या होगा, बेंचेस बन चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट पे इतना ज़्यादा काम का लोड था वो लोड कम हो गया। देन कहते हैं कि ऑर्डनरी बेंचेस रेगुलर सिविल एंड क्रिमिनल अपील सुन सकते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को हैंडल करेंगे। पहले क्या था कि सब एक ही मामला सुनते थे, लेकिन जो ऑर्डनरी बेंचेस होंगे वो जो आम लोगों के या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके मामला सुनेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मामला को हैंडल करेंगे। अब हमारे पास है कोहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन। इसका मतलब ये है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन गया जो कंसिस्टेंट है, ऑर्गेनाइज है, और आसानी से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो ये मामला है वो ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो देखिएगा। अब आर्टिकल 9 ए पब्लिक इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ करता है, परफॉर्मेंस रिव्यू जुडिशियल डिले जो है उसको कम करता है, हायर सिविलियन अपील थ्रेशोल्ड सुप्रीम कोर्ट को छोटे डिस्प्यूट से बचाता है। अब इसके अगेंस्ट भी आर्गूमेंट आए हैं। Criticized argued that the process was hurried and that political influence over the JCP, justice chief selection and bench composition may weaken judicial independence. ठीक है, seniority was not perfect but it reduced political bargaining. Chooses among the three senior most judges need public criteria and recorded season performance evaluation can pressure judges if measures popularity rather than judicial quantity. अच्छा, मैं इसको समझाती हूँ। अब इसके जो अगेंस्ट आर्गूमेंट आए हैं वो कहते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अमेंडमेंट बहुत जल्दी पास की गई है, प्रॉपर पब्लिक डिबेट नहीं हुई। मतलब हमने सुना था ठीक है अमेंडमेंट आ रही है और वो एकदम से अप्लाई होगी, हमें पता ही नहीं चला। तो पब्लिक जो है वो डिबेट करती, पब्लिक डिस्कस करती, उस पर आर्गूमेंट्स देती, अपनी वजाहतें पेश करती, लेकिन आप लोगों ने खुद ही फैसला किया और आप लोगों ने खुद ही उसको अंदर इन्वॉल्व कर दिया, उसको इंटरप्रेट कर दिया। पब्लिक की तो कहीं पे भी मतलब उसकी तो इन्वॉल्व, उसको शामिल ही नहीं किया गया, सिंपल। अब हरीड प्रोसेस का मतलब है कि जल्दबाजी में ला बनाना, बहुत जल्दी हरी हरी काम करना, बहुत फ़ौरन करना। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ना पॉसिबल एरियाज इसमें कौन से हो सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या था, जेसीपी की कॉम्पोजिशन, चीफ जस्टिस की सिलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कॉम्पोजिशन, जजेस की इवेलुएशन, सब कुछ यहाँ पर मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पब्लिक डिबेट के बगैर इन लोगों ने इतनी जल्दी चेंज कर दी। तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल पहले परफेक्ट सिस्टम था, लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया कि 3 जजेस होंगे, उनकी सिलेक्शन होगी। अब मतलब कि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि ये उनको पसंद नहीं आई, और जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इससे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्कलोड है वो कम हो गया है। अच्छा, अब यहाँ तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है, यहाँ पर हमने 26 अमेंडमेंट के सारे आर्गूमेंट्स, उसमें क्या हुआ था, ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब ये वीडियो 1 और की होगी है, लेकिन इसमें हमने 26, 27 और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वगैरह को तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी ये हाफ़ लेक्चर है। हाफ़ लेक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें हमने मेन चीज़ें पढ़ ली हैं 26 अमेंडमेंट की, लेकिन अब 27 अमेंडमेंट के जो आर्गूमेंट्स हैं हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि 27 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, लेकिन जो उसके जो मेन आर्गूमेंट्स हैं या बहुत सी चीज़ें वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बच्चे फिर थक भी जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अब इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम नेक्स्ट अपनी डिबेट करेंगे कि 27 अमेंडमेंट में क्या था, कौन सी चेंजिंग्स हुई थी। ठीक है।